हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत। इंग्लिश में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। इसके लिए एक और हेडिंग यूज करते हैं, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत, तो इसे भी आप ध्यान रखना। ये हमारे आज का टॉपिक है कि अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो ये होती क्या है? तो ये है कि सपोज करो हमारा कोई अभिकारक है ए, और ए से हमें प्राप्त हो रहा है एक प्रोडक्ट, यानी कि ए से हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो क्या केवल अभिकारक के होने से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा? तो नहीं। हमारा कोई अभिकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी ये है कि कम से कम 2 अणु हों, और ये 2 अणु आपस में एक दूसरे से टकराएं। और जब ये एक दूसरे से आपस में ऐसे टकराएंगे तो टकराने के बाद 2 अवस्थाएं आएंगी। या तो कोई अणु एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव मतलब सक्रिय हो जाएगा, या फिर कोई अणु एक्टिव ना होके वहीं पर रहेगा, मतलब वो इनएक्टिव ही रहेगा, जैसा है उसी अवस्था में रहेगा। सिर्फ 2 केस होंगे, 2 अणु थे, दोनों आपस में टकराए और टकराकर कोई एक अणु एक्टिव हो गया और दूसरा सपोज करो इनएक्टिव हो गया, ऐसा सक्रिय ही रहा। तो क्या अणुओं के एक्टिव होने से अभिक्रिया हो जाएगी? तो अब भी आंसर है नहीं। जरूरी नहीं है कि अणु के एक्टिव होने से अभिक्रिया हो जाएगी। इसके लिए भी 2 चीजें जरूरी हैं। वो ये कि ये जो अणु एक्टिव हुआ है, सपोज करो ये अणु कोई एक्टिव हो गया है, तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर दे, और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही निष्क्रिय हो जाए। अब ये अभिक्रिया के वेग को कब बढ़ाएगा? ये साइन मैंने बढ़ाने के लिए लगाया है। ये अभिक्रिया के वेग को कब बढ़ाएगा? तो यह अभिक्रिया के वेग को तब बढ़ाएगा जब इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही अधिक होगा। सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। और निष्क्रिय कब हो सकता है? कि थोड़ी सी एनर्जी इसने गेन की थी, लेकिन वो एनर्जी इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सके, तो ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? सुप्त हो जाएगी। इसे हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज ये एक पेन है, बर्तन है, बर्तन में ये वाटर है, और वाटर के अंदर हमने चाय पत्ती डाली है। सिर्फ आप इस पे कंसंट्रेट करना, ये चाय पत्ती है। अब क्या हो रहा है? हमने नीचे से हीट देना शुरू किया, और जब हमने हीट दिया तो हमें पता है, आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि अणु आपस में ऊपर आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे ऐसे, और ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ये अणु जो है आपस में इनके टकराने की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनके टकराने की दर बढ़ जाती है। और जब अणु आपस में टकराएंगे तो आपने नोटिस किया होगा, जो हमारा चाय में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट है वो अभिकारक है, वो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आप लोग एनालाइज करना। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे पता चलता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है किसके? टक्करों की संख्या के। टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है।
आपको समानुपाती के साइन का मतलब पता होगा कि जैसे जैसे टक्करों की संख्या बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको यही बताया, इसीलिए मैंने इस हेडिंग का दूसरा नाम होता है टक्कर सिद्धांत, कि जैसे जैसे टक्करों की संख्या बढ़ती जाएगी, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम जरा टक्कर सिद्धांत में कुछ थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें निम्न बातें हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने के कारण होती है। क्लियर है? जो रासायनिक अभिक्रिया है यह अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने के कारण होती है। यदि अणु नहीं टकराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। नंबर 2 पॉइंट है जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पे बताया था कि ये टक्कर प्रभावी कब होगी। तो आगे है कि ये सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं। ये सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, अर्थात टक्करों की कुल संख्या के एक निश्चित अणु द्वारा ही प्रभावी टक्करें होती हैं। जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। हमारा 3rd पॉइंट है, अब मैंने बोला यहां प्रभावी टक्कर, तो आगे पॉइंट हमारा यह आएगा, प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, और इस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? देहलीज ऊर्जा कहते हैं। इस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो आप लोगों को यहां से अब दहलीज ऊर्जा की डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जो प्रभावी टक्करें हैं यही क्या करते हैं? हमें प्रोडक्ट देते हैं। मैंने आप लोगों को इस ड्राइंग के थ्रू क्लियर करा दिया है, तो आप इस ड्राइंग पे ध्यान दें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें दोबारा बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और सभी बच्चे कमेंट भी जरूर करें।